हड़प्पा, लेखक श्री विनीत वाजपेयी। अकस्मात ही ये किताब मिल गई। मैंने ख़रीदी नहीं थी, मतलब पढ़ने के लिए नहीं, अलग से ख़रीदी थी, किसी और के लिए ख़रीदी गई थी, लेकिन मुझे मैंने कहा यार मैं ही पढ़ लेता हूँ तब तक इसे, तो इसको शुरू कर दिया मैंने मेरी पिछली किताब हू रूल्स द वर्ल्ड के बाद। और बड़े दिनों बाद कुछ हिंदी में पढ़ने का मौका मिला, तो मैंने कहा पहले इस मौके का इस्तेमाल किया जाए। और किताब को मैंने 1 महीने में पढ़ लिया, क्योंकि हिंदी है, आसान होती है मेरे लिए पढ़ना, जल्दी पढ़ी जा सकती है। अब कुछ इनके बारे में, किताब के बारे में क्या है, नाम से तो समझ में आ ही गया होगा। हड़प्पा सभ्यता जो थी हमारी, उसको उसी के आसपास बुनी हुई पूरी किताब। और कहानी अभी वर्तमान और भूत, जब हड़प्पा सभ्यता जिस समय की थी, दोनों को मिला के चलती है पूरी किताब में। 2 पात्र, विवासन पुजारी और विद्युत, ये 2 पात्र, इन्हीं की कहानी बताई जा रही है। विद्युत इस समय का है, हमारे समय का, हमारे काल का, और विवासन पुजारी हड़प्पा की सभ्यता, मतलब करीब 3,500-4 हज़ार साल पुराना। उन दोनों की कहानी एक के बाद एक, जैसे जैसे मैं कहूँगा कि पूरी किताब 4 या 5 दिन की है, मतलब 5 दिन के एक के बाद एक जो घटित हुआ उन 5 दिनों में, उसको लेकर ये पूरी किताब लिखी गई है। कहानी का ओर छोर पकड़ना बहुत आसान है। जब आपको शुरू किया करेंगे, कहानी को पढ़ना शुरू करेंगे, तो इतना मुश्किल नहीं लगेगा कि क्या बताने की कोशिश की जा रही है, कुछ अलग से कुछ नहीं समझने की ज़रूरत है। बहुत सीधे और सटीक तरीके से पात्रों को इसमें आपके सामने रखा गया, आपके सामने लाया गया है पात्रों को उस तरीके से, और बड़ा अच्छी तरीके से उन पात्रों का व्याख्यान भी किया गया है कि वो दिखने में कैसे हैं, बोलचाल में कैसे हैं, और आचरण में कैसे हैं। सब चीज़ें बिल्कुल पारदर्शिता के साथ रख दी गई हैं शुरुआत में ही। और जैसे जैसे किसी पात्र को लाते हैं कहानी में, उसी समय उसका पूरा चरित्र वर्णन भी कर देते हैं, तो आपको बिल्कुल एक मस्तिष्क में आपके एक बन जाता है चित्र कि हाँ भाई ऐसा होगा ये। अब कहानी पे आ जाते हैं, तो एक इसमें लाइन बहुत काम की है, पूरी किताब में है, जो बार बार बोली जाती है, वो है, मैं आधा इंसान आधा भगवान हूँ। ये विवासन पुजारी और विद्युत दोनों के लिए है। अगर मैं स्पॉयलर्स में जाऊं तो विवासन पुजारी जो 4,000 साल पहले से जीवित था, और विद्युत शास्त्री, दोनों ब्राह्मण हैं। ये दोनों, विद्युत शास्त्री विवासन पुजारी का पुनर्जन्म कहो, या कई सारों जन्मों में से जो इस समय का जन्म है वो है विद्युत शास्त्री। तो एक श्राप है, जो कि हड़प्पा में कुछ ऐसे कुकर्म घटित हुए थे, कुछ ऐसे कांड हुए थे, जिससे विवासन पुजारी जो उस समय का राजा था वहाँ का, उसके ऊपर कुछ इस तरीके से लांछन लगाए गए थे, कुछ उसके परिवार को ऐसी प्रताड़ना दी गई थी। फिर विवासन पुजारी ने जो हड़प्पा की सभ्यता के लिए किया था, या उसके खिलाफ कहूँगा मैं, किया था, उसके ऊपर जो श्राप विवासन पुजारी को मिला, और उस श्राप से पूरी दुनिया किस तरीके से त्रस्त हुई 4-5 हज़ार साल तक, उसकी झलकियाँ देती हुई है किताब ये। मतलब कहीं कहीं छींटे पड़े, हर जगह आपको उसी चीज़ के छींटे मिलेंगे। और वो श्राप क्या है ये नहीं बताया गया है, लेकिन क्या घटित हुआ था विवासन पुजारी के साथ ये बताया गया है। तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि भाई ये अच्छा, इस वजह से ये कुछ चल रहा है, ये किया गया तो इसके साथ, इसलिए ये हुआ। बुक कई भागों में है किताब, और इसका दूसरा भाग भी आएगा, तो ये पूरी किताब नहीं है, लेकिन इसमें जो कहानी बताई गई है वो पूरी तौर पर बताई गई है। उसमें ऐसा नहीं है कि कहीं छोड़ दिया गया हो आपको, और ये भी नहीं है कि आखिरी में किसी चीज़ पे आके लटका के रख दिया है, आप दूसरी किताब पढ़ो, ऐसा नहीं है। लेकिन पूरी किताब, मतलब कहानी पूरी बताई गई है। हाँ, क्योंकि क्रमशः है, आगे भी आएंगी, तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना आदमी को, पकड़े रहने के लिए कि अगले में क्या पढ़े। और मैं बहुत ज़्यादा अगर जाऊंगा तो फिर वो स्पॉइलर बताने वाली बात हो जाएगी। और कहानी हड़प्पा से खुदाई में निकले मूर्तियों
और जैसे नर्तकी की मूर्ति निकली थी, एक पुजारी की भी मूर्ति निकली थी हड़प्पा से। तो उसी को लेकर विनीत वाजपेयी ने, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर विनीत वाजपेयी ने एक पूरा कल्पना लोक जो है वो बना लिया है। इसकी वजह से, चूंकि ये असल में जो चीज़ मिली है उसके आसपास बुना गया है, तो ये काफ़ी हद तक सजीव लगती है कि अच्छा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ये इंग्लिश फैंटेसी नॉवेल्स की तरह नहीं है जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि ये दूसरा यूनिवर्स है। जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जब हम लोग कहते हैं हॉबिट्स होते हैं या कोई और ऑर्क्स होते हैं, तो वो उस यूनिवर्स की बात कर रहे होते हैं जिसमें वो पॉसिबल है। ये किताब हमारी यूनिवर्स के, हमारे ही ब्रह्मांड को लेकर, हमारे ही भौतिक नियमों को लेकर लिखी गई है। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा विचित्र लगा, क्योंकि मेरी आदत है फैंटेसी पढ़ने की, इंग्लिश फैंटेसी, तो उसमें हमेशा ये मान के चला जाता है कि जो भी हो रहा है, जैसे उसमें मैजिक पोशंस होते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ वो, चूँकि मैजिक पोशंस असली में तो होते नहीं, जादू टोना भी नहीं होता है असली में, लेकिन चूँकि फैंटेसी किताबों में उसको सही से माना जाता है कि है, मतलब एक ड्राइविंग फैक्टर होता है फैंटेसी किताबों का, तो वो इसलिए ये सोचते हैं कि वो एक मल्टी यूनिवर्स नॉवेल है, एक यूनिवर्स में ऐसा होता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं। विनीत वाजपेयी हमारे ही यूनिवर्स के बारे में, हमारी ही वास्तविकता को लेकर बताने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा मुझे ऑड लगी ये बात। मुझे ऐसा लगता है वो समझने में ज़्यादा आसान है वो चीज़, क्योंकि जिस हिसाब से विवासन पुजारी की शारीरिक क्षमताएं बताई गई हैं कि 50 लोगों को, 40 लोगों को से अकेले भिड़ने की ताकत है, और ये हमारे यहाँ कौन कर पाएगा। हमारे जीवन में 2 आदमी एक साथ लड़ रहे हैं और तीसरा आ जाए तो अचानक से पल्ला भारी होने लगता है, जिसके ऊपर 2 चढ़ जाते हैं वो बेचारा हारने लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस तरीके से सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इस किताब को लेकर आप वो नहीं सोच पाते हैं। विद्युत शास्त्री, जो कि इस समय विवासन पुजारी का मैं कहूँगा ये अवतार है उसका, तो उसको मारने के लिए विश्व की कई काली ताकतें जो हैं दुनिया भर के, मतलब अपना पूरा मायाजाल बिछाए हुए हैं। काशी नगरी बनारस के ऊपर ये पूरा है। सब कुछ बनारस में हुआ है। जो कुछ भी घटित हो रहा है बनारस में घटित हो रहा है। और विद्युत शास्त्री को मारने के लिए दुनिया का कोई बहुत बड़ी ताकत जो है वो ख़त्म कर देना चाहती। क्यों? क्योंकि विद्युत शास्त्री विवासन पुजारी का ही एक अवतार है, और विवासन पुजारी कुछ ऐसी, उसके मरने के बाद विवासन पुजारी के प्रकृति में कुछ ऐसा बदलाव आया जिससे मानव ने अपनी जो कोमलता थी, अपनी पवित्रता थी जो हृदय की, वो खो दी। तो अब चूंकि उसका एक पुनर्जन्म हुआ है, कई सारे जन्म हुए होंगे, लेकिन इस समय का जो जन्म हुआ है वो उस जन्म को नष्ट करके जो इस समय की समस्याएं, जो इस समय का राज चल रहा है, जो इस समय की विचारधारा चल रही है, उसको जिंदा रखने के लिए कुछ ऐसी काली शक्तियां हैं जो कि पूरी तौर पे संलग्न हैं, और शुरुआत से वो विद्युत को मारने की कोशिश कर रही हैं। वो लोग विद्युत के बारे में भी जानते हैं, और विद्युत किस तरीके की शक्ति धारण करे हुए है वो भी, उसके बारे में भी जानते हैं। इसके अलावा किताब में वाराणसी की काफ़ी अच्छा मतलब विवरण किया गया है। काश मैं वाराणसी होके आ चुका होता पहले से, तो मैं जो चीज़ें, जो गलियां, जो नाम बताए जा रहे हैं वो मुझे मालूम पड़ते। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वाराणसी घूम लेना चाहिए सिर्फ इस किताब को पढ़ लेने के बाद। तो उसमें एक मठ, कई सारे मठों में से एक मठ है वहाँ पे, जो कि देव राक्षस मठ के नाम से मशहूर है। मुझे नहीं मालूम असली है नकली, हो सकता है मनगढ़ंत तो इनका विनीत वाजपेयी का बनाया हुआ हो। तो वो देव राक्षस मठ 3000-4000 साल से बिल्कुल है चल रहा, और वही अभी तक बचाए हुए है जो सत्य है हड़प्पा का। अच्छा, एक और बात इसमें बहुत बढ़िया बताई गई है, वो ये कि हड़प्पा के सत्य को छुपाए रखने के लिए विदेशी ताकतें, चाहे वो गोरे साम्राज्य हो, पुर्तगाली साम्राज्य हो, चाहे वो मुगलों का हो या मुसलमानों के साम्राज्य, सब कभी ना कभी इस सत्य को दबाए रखने के लिए कि हड़प्पा क्या था और हड़प्पा संस्कृति क्या थी। और आर्यों का जो हमला कहा जाता है, मैक्स मिलर की जो थ्योरी है जिसमें आर्य यहाँ हमलावर बन के आए थे, उसको वो असत्य है, और उसको दबाए रखने के लिए हड़प्पा की जो सत्यता थी उसको नष्ट किया गया। ये विनीत वाजपेयी इसमें इस आधार पे लेके कहानी को चलते हैं। अब कहानी का रिव्यू मेरे तरफ से ख़त्म हो गया है। मुझे कहानी पसंद आई।
कहानी में मिस्ट्री एलिमेंट नहीं है, कुछ छिपा हुआ नहीं, क्योंकि जो 4000 साल पहले हुआ और जो आज हो रहा है ये एक के बाद एक, चैप्टर के बाद चैप्टर से चल बढ़ता रहता है, तो छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। आखिरी में आके बहुत थोड़ा सा मिस्ट्री रहती है, लेकिन वो भी 1 चैप्टर 2 चैप्टर की है, तो आपको ये नहीं लगेगा कि शुरुआत से ही कुछ नेल बाइटिंग क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस ये देखोगे कि अच्छा ये हुआ, एक कहानी की तरह पढ़ोगे आप। आपको जैसे स्पाई मूवीज़ होती है उस तरीके का थ्रिलर नहीं मिलेगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि सब एक के बाद चल रहा है, मतलब जो पुरातन है वो भी चल रहा है और जो अभी का है उसको भी बढ़ाए दे रहे हैं लेखक जो है। उसकी वजह से क्या होता है कि मिस्ट्री एलिमेंट बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिखा इसके अंदर। दूसरी चीज़, ये इंग्लिश में लिखी गई थी, इसका रूपांतरण किया गया है उर्मिला गुप्ता जी के द्वारा। तो रूपांतरित किताब बड़ी अटपटी हिंदी के साथ होती है हमेशा, क्योंकि जो चीज़ सोची अंग्रेजी में गई है जब आप उसे हिंदी में रूपांतरित करोगे तो हिंदी बोलने वालों को लगता है यार ऐसे तो नहीं बोला जाता, ऐसे तो नहीं लिखा जाता है। ये समस्या इस किताब में थोड़ी सी मुझे देखने को मिली कि हिंदी जो है वो अंग्रेजी को देख के लिखी गई, ना कि सोच के, हिंदी में ही सोच के लिखी गई हो। तो ये मुझे एक कमी लगी इस किताब की कि ये हिंदी, ये एक आफ्टर थॉट है, मतलब ये हिंदी में ही पनपा हुआ विचार नहीं है, ये इंग्लिश में लिखा गया और फिर उसे हिंदी में तब्दील किया गया। अच्छा, अब मेरी तरफ से मैं ये कहूँगा कि किताब अच्छी है, बढ़िया है, पढ़ने में आसान है और रोचक भी है। कहानी बहुत रोचक लगी। मैं उम्मीद करूँगा कि जो इसका दूसरा भाग आएगा या आ चुका होगा तो मैं, अगर मौका लगेगा तो मैं ज़रूर पढ़ूँगा उसे। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं प्रभावी लगी, मतलब ऐसा नहीं लगा कि यार और क्या है, मुझे ये नहीं लगा अरे ये दूसरे में अब जल्दी दूसरी खरीदनी पड़ेगी, नहीं लगा वैसा। ठीक है, अगर मिल गई तो पढ़ेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि मैं साइंस फिक्शन का ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ तो मुझे ये फैंटेसी फिक्शन और इस तरीके का नहीं समझ में आता है समझ में, लेकिन मैं बहुत कम, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा उस तरफ नहीं झुकाव है मेरा। चलिए, किताब का रिव्यू तो ख़त्म हुआ। कुछ चीज़ें मैं अपने मन से कहना चाहूँगा। आजकल के हमारे जो लेखक हैं, यंग लेखक, करंट मॉडर्न डे, जैसे अमीश हुआ, विनीत हुए, ये विनीत वाजपेयी हुए, और अमीश भी जो है वो भी है, और भी कई सारे लेखक हैं जिन्होंने ये पौराणिक पात्रों को लेकर एक मनगढ़ंत काल्पनिक दुनिया बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तो महिमा मंडन बहुत करते हैं, क्योंकि पौराणिक है तो महिमा मंडन तो करना ही पड़ेगा, और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं ये डाइल्यूट कर देते हैं उनकी कहानियों को। मतलब अगर आप हर एक पौराणिक पात्र को लेकर एक काल्पनिक कहानी बना दोगे, दुर्योधन को लेकर बना दोगे, सीता को लेकर बना दोगे, उर्मिला को लेकर बना, सबके लिए अब आपके पास इतना लिखित में तो कहीं है ही नहीं, है तो आप मन से ही लिख रहे हो सारा। तो जो उस पात्र की जो पौराणिकता है वो आप पौराणिकता से उसे फिक्शन में लिए जाते हो, आप उसे फिर ये लगने लगता है कि यार ये तो फिक्शन भी हो सकता है पूरा ही। तो फिर तुलसीदास जी पे भी आप ये भी कह सकते हो ये भी फिक्शन ही हो सकता है, फिर तो आप वाल्मीकि पे भी कह सकते हो। तो ये जो हिंदुस्तान में लेखकों का चलन चल गया है कि भाई पौराणिक कोई एक उठा दो और उसके बाद उसके इतनी मोटी 300-400 पन्ने की किताब लिख दो, सब मनगढ़ंत। क्योंकि अमीश को क्या मालूम सीता जी कैसी दिखती थी या राम कैसे दिखते थे, अमीश तो अपना मन से जैसे बिल्कुल महिमा मंडन किए धरे दे रहे हैं कि वो वॉरियर प्रिंसेस और फलाना ढिमकाना है ना, सब आधा तो कल्पना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टोन डाउन करना चाहिए, ज़्यादा कर दिया है, इतना नहीं करना है। आप कल्पना बनाइए, अपनी कल्पना बना लीजिए ना, आपकी दूसरी उसका पौराणिक पात्रों का क्यों सहारा लेते हैं आप दुर्योधन का सहारा लेके पूरा किताब लिखे दे रहे हैं, आप अश्वत्थामा का सहारा लेके किताब लिखे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं पढ़ने वाले हैं वो पहले से जानते हैं तो आपकी किताब बिक जाएगी, ये तो ठीक बात नहीं है। पौराणिक पात्रों के साथ इस तरह का खेल करना जायज़ भी है और नाजायज़ भी है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर कर देंगे तो नाजायज़ हो जाएगा, और कुछ हद तक तो चलता है, ठीक है, आप उनको बारे में कुछ बताना चाहते हैं, आप उनके द्वारा इकट्ठे किए गए कुछ, आपके द्वारा इकट्ठे किए गए कुछ हैं तथ्य जो आप सामने लाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत ज़्यादा पौराणिक पात्रों को इस्तेमाल नहीं है, इससे ये भी एक चीज़ आती है कि आपकी खुद की कल्पना नहीं बनती। पूरे बुक शेल्फ में सिर्फ यही रखा है, अमीश की पूरी उठा के देख लो तो वही पौराणिक पात्रों को उठाओ, दूसरे राइटर भी यही कर रहे हैं। क्या हमारी अपनी कल्पना शक्ति खत्म हो चुकी है? क्या हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख सकते हैं? सिर्फ हमारी जनता
इस तरीके के पढ़ना चाहती, इसलिए हम वही लिखते चले जाएंगे। जैसे बॉलीवुड की कोई मूवी हो कि सब हीरो हीरोइन, प्यार मोहब्बत और विलन यही बनाते चले जाएंगे। मुझे ऐसा लगा कि हमारे लेखकों को इससे हट जाना चाहिए, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करो, आगे देखो पीछे देखने की बजाय। दुर्योधन, कृष्ण, इनको तो ठीक है, ये हमारे पौराणिक हैं, इनसे सीखो, देखो तो आगे, कम से कम फ्यूचर देखो, भविष्य में क्या होने वाला वो देखना ज़्यादा आवश्यक है। मेरा मानना यही है। इसलिए माफ़ कीजिएगा, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारे बुक शेल्फ पे यही मिल रहा है आजकल, पौराणिक पात्रों को उठा उठा के अपनी कल्पना जोड़ जोड़ के किताबें लिखी जा रही हैं। आसान होता है इन्हें बेचना और बहुत जल्दी चली भी जाती है। ये भी बेस्ट सेलर है, ये किताब बेस्ट सेलर है, तो ठीक है, अच्छी बात है। मैं तो ये कहूँगा बढ़िया है जो इस तरीके से लिखा जा रहा है, लेकिन लेखक थोड़ा सा रिस्क लें और कुछ अपनी कल्पना भी लगाएं, कुछ साइंस फिक्शन लगाएं, कुछ भविष्य का दिखाएं कि भविष्य कैसे। आप इतना रिस्क लें कि आप नए समाज की संरचना कैसे होगी, हमारे समाज के कुरीतियों को, या हमारे समाज में जो कमियां हैं इसमें, या हमारे समाज जिनसे लड़ रहा है उनको 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल बाद हमने कैसे विजय पाई उन चीज़ों पे, इसके बारे में लिखिए, ठीक है ना। एक नए समाज की संरचना कीजिए अपने काल्पनिक दिमाग, अपने दिमाग में आप अपनी कल्पना में एक नया समाज बनाइए। पहले था, उस समय पे था, अश्वत्थामा के टाइम ऐसा था, सीता के जी के टाइम ऐसा था, महादेव मेलुहा, मॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, किसने देखा महादेव को? आपने, आप जानते हो मॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, आपने लिख दी, बताइए हैं। महादेव पूजनीय है सबके, आपने उसको कल्पना में अपने बना के ऐसे ऐसे कर दिया है। ठीक है, बिकने के लिए अच्छा है, लेकिन आगे देखिए। भगवान महादेव भी यही कहेंगे, भाई आगे देखो, आगे बढ़ाओ, नई कल्पना सोचो कि अपना 1000 साल, 2500 साल बाद का भारत कैसा होगा, हमारा समाज कैसा होगा, हम किस हद तक इस दुनिया में प्रभुत्व अपना रखेंगे। ये मुझे ऐसा लगता है हमारे राइटर्स को ये करना चाहिए। और किताब का रिकमेंडेशन है, आसान है पढ़ने में, तो कोई भी खरीद सकता है, बच्चे भी इसे पढ़ सकते हैं। मतलब मैं ये कहूँगा कि 10वीं 10, 11 या 12 साल के उम्र के बच्चे जो पढ़ना सीख गए हिंदी, वो उनके लिए किताब है, वो पढ़ सकते हैं, बड़े तो पढ़ ही सकते हैं। जैसे इसके अलावा कुछ ऐसा खास नहीं है जिसको, जैसे एक चीज़ जैसे दिखाऊंगा, जैसे ये देखिए, अगर देखिए तो ये देखिए, ये इन्होंने जैसे जो अवशेष मिले हैं हड़प्पा से, उसी के आसपास इन्होंने कहानी बुनी है। हर चैप्टर के पहले में एक, जैसे ये तलवार इन्होंने लगाई है, और ये देखिए एक हड़प्पा की एक सील है, ये मिली। तो जो जो वहाँ से अवशेष मिले उसको लेकर एक काल्पनिक लोक बना लिया, उसके हिसाब से इन्होंने कहानी बना दी है। अच्छा लगा मुझे ये तरीका इनका लिखने का, कि भाई जो हमारे पास है उसको लेकर आपने बढ़िया सा एक कुछ बन लिया, उसी से आपकी कहानी के पात्र तैयार हो गए, उसको आपने वर्तमान में भी जोड़ लिया। लेकिन बहुत ज़्यादा इनको लेकर डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, पौराणिक चीज़ों को लेकर, क्योंकि उससे आप, क्योंकि पढ़ते लोग हैं आप, वो लोग पढ़ते हैं, उससे अपना मन बना लेते हैं उससे, वो है ना। और फिर थोड़ा नया सोचने में क्या जाता है। 175 हिंदी की किताब है, बहुत सस्ती है, कोई दिक्कत नहीं, 175 इज़ नथिंग। किताब अच्छी है, पढ़ना चाहें पढ़ने वाले लोग, शौकीन लोग बिल्कुल पढ़ेंगे। ये हैं, काफ़ी यंग हैं, देखिए लेखक, और मुझे एवरेज ही लगी किताब ये। मैं कहूँगा 2.5 आउट ऑफ 5 दे दूँ, या 3 आउट ऑफ 5 दे दूँगा मैं इसे। और इसके अलावा बहुत दिनों से कुछ मैंने पोस्ट भी नहीं किया था, इस इंट्रो भी नहीं डाला मैंने इस किताब का, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा सभी से। और नेक्स्ट मेरी जो किताब है वो फिलिप के डिक, एक हैं साइंस फिक्शन ऑथर, बड़े फेमस, और मैं उनकी किताब को मैंने शुरू किया है, द मैन इन द हाई कैसल। और बड़ी फेमस किताब है, इन्होंने एक ऐसे दुनिया के बारे में सोचा है जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक्सिस पावर्स जर्मनी एंड जापान जीत जाते हैं, और कैसे विश्व का वो बंटवारा करते हैं। उनके जीतने की 40-50 साल बाद दुनिया की क्या स्थिति है उसको लेकर उन्होंने, अभी मैंने शुरू की तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन वो पढ़ रहा हूँ मैं, और जितनी जल्दी हो सके मैं उसके रिव्यू भी डालूँगा। अगर हड़प्पा के बारे में किसी को कोई सवाल पूछना है
तो बिल्कुल कमेंट्स में पूछिए, आई विल मोस्ट वेलकम देम। थैंक यू। हैप्पी रीडिंग।